इस वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु के जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो 9 नंबर से हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग 8 तक पहले कर चुके हैं। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन को पहले समझा जाए। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुल्ला में लेकर उसे गर्म किया। देखिए ये स्पेचुल्ला है और इसमें सल्फर का चूर्ण लिया है और देखिए बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया है। तो चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके, देखिए ये परखनली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्र किया और यहाँ पर देखिए गैस को जमा कर लिया है सल्फर को गर्म करके। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, यानी ये जो गैस है अगर यहाँ पर सूखा लिटमस पत्र रखेंगे तो उस पर क्या क्रिया होगा, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आर्द्र लिटमस पत्र पर, अगर लिटमस पत्र भीगा हुआ है, नमीदार है, जिसको हम लोग आर्द्र कहते हैं, तो उस पर इस गैस का क्या प्रभाव होगा ये बताना है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है यहाँ बी में, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। तो आइए इसका आंसर आते हैं। सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होती, ये हम सब जानते हैं कि सूखा लिटमस पत्र अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर अभिक्रिया किया ही नहीं तो रासायनिक समीकरण भी नहीं होगा, इसलिए इसका कोई रासायनिक समीकरण नहीं लिखेंगे। आर्द्र लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाएगा। आर्द्र जो भीगादार जो लिटमस पत्र का जो रंग है वो लाल हो जाएगा, क्योंकि परखनली में जमा सल्फर गैस अधातु है और उसकी ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है। इसलिए अगर हम नीला लिटमस पत्र लेते हैं और वो भीगा हुआ है, नमीदार है, तो वो लाल हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि यहाँ आर्द्र लिटमस पत्र की जगह पर अगर हम लोग लिखते हैं आर्द्र नीला लिटमस पत्र तो सही होगा। तो आर्द्र नीला लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सल्फर जो है अधातु है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय गुण के होते हैं और अम्ल का ये गुण होता है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा जब वो जलीय प्रकृति में वो गुण प्रकट करता है। क्योंकि ये अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में चेंज करेगा और यहाँ आर्द्र है, नमी है, इसलिए तो इसका तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो देखिए सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। ऐसा क्या 2 तरीका है जिसमें हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं? तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्नलिखित हैं। पहला चीज़ है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर। इस सब अगर हम प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। आखिर इस सब लगाने से होता क्या है? तो सुनिए, तेल, ग्रीज या पेंट लगाने से हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन लोहे से सीधे संपर्क में नहीं आ सकता है। मतलब लोहा के संपर्क में नहीं आ पाता है क्योंकि इसके ऊपर में अब तेल, ग्रीज और पेंट लग गया है। इस प्रकार लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। दूसरा है यसद लेपन तरीका। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर उसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जाता है। इस प्रकार लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है, ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जुड़कर, माने ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है? अधातुएं जुड़ता है। तो ये 2 तरह का ऑक्साइड बना सकता है। अम्लीय ऑक्साइड बना सकता है या तो उदासीन ऑक्साइड बना सकता है। इसलिए अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण देखिए,
अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो देखिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय गुण प्रकट करता है। पर उदासीन भी है, देखिए उदासीन ऑक्साइड में NO, CO, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन ऑक्साइड में आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यहां पर 12 में है कारण बताना है। पहला क्वेश्चन है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, कारण दीजिए क्यों किया जाता है। तो जवाब देखिए, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये चमकीले होते हैं। इसके अतिरिक्त वे कम अभिक्रियाशील होते हैं और आसानी से संचारित नहीं होते। तो इन्हीं गुणों को ध्यान में रखने पर पता चलता है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम का आभूषण बनता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, कारण बताइए तेल के अंदर क्यों रखा जाता है। तो जवाब सुनिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु है तथा ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि उन्हें ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सके। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताइए कि अगर ये अभिक्रियाशील धातु है तो फिर एल्युमिनियम का प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। यद्यपि एल्युमिनियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी यह संक्षारण रोधी है, संक्षारण नहीं लगता। अब कैसे, सुनिए। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस पर बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम की ऑक्साइड की परत बन जाती है जब वो ऑक्सीजन से संपर्क में आता है और यह पतली परत बनाती है उसके ऊपर, इसके संक्षारण होने से रोकती है। और वही एल्युमिनियम ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के ऊपर परत बनाता है तो एल्युमिनियम को संक्षारण होने से रोकता है। इसके साथ ही यह हल्की और ऊष्मा की सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी यानी 4 में आते हैं। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। बात उठता है कि क्यों किया जाता है, तो आइए इसका जवाब जानते हैं। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि कार्बोनेट एवं सल्फाइड की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। मतलब ऑक्साइड से आसानी से प्राप्त हो जाता है धातु कार्बोनेट और सल्फाइड की तुलना में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। आपने तांबे के मलिन बर्तन, कोई तांबा का बर्तन है जो गंदा है, नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में लिखा है, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया करके तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है तथा तांबा अपनी चमक खो देता है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, देखिए कॉपर के ऊपर जो क्षार प्रकृति का जो कार्बोनेट बैठा था ना, अम्ल उसको हटा देता है, अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देता है जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है। अब वो जब हट जाता है तो उसकी चमक आ गया अंदर का। इस प्रकार तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए।
देखिए रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर बताना है धातु और अधातु में। तो पहले धातु पे आते हैं। तो देखिए इसका जवाब, एक तरफ धातु लिखेंगे, एक तरफ अधातु लिखेंगे और बीच में लाइन खींच के अंतर बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि धातुएं धन आयन बनाती है, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती है, ये ऋण आयन बनाता है। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातु में आते हैं, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तीसरे अंतर में आते हैं, धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं, परंतु इसमें देखिए अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती। अगले अंतर पे आते हैं धातु में, धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड का निर्माण करती है, किंतु इसमें देखिए अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड का निर्माण करती है। आगे अंतर में आते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जल से अभिक्रिया करते हैं। धातु जो है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जल से अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म पानी से और कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती है, किंतु अधातु में आइए ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। तो इस प्रकार हम लोगों ने धातु और अधातु के बीच अंतर बताया है, वो भी रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर आता है। उसने पुराने और मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। वो बता रहा है कि हम पहले जैसा चमक बना देंगे। वो सोनार बन के आता है, घर घर में जाता है और बोलता है कि आपका जो सोना गंदा है, मलिन है, हम पुराना जो है उसको हम नया जैसा चमका देंगे। ऐसा वो ढोंग रचता है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वो एक विशेष विलयन में डालता है। एक विशेष विलयन उसको डुबा दिया। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, बिल्कुल चमकने तो लगा, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। ये बात है। वो महिला बहुत दुखी होती है। वो तर्क वितर्क पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तर्क वितर्क के बाद उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? क्या आप सोचिए कि जिस विलयन में डुबाया होगा वो क्या रहा होगा? तो जवाब जानते हैं। वो व्यक्ति एक्वारेजिया का प्रयोग करता है, 3 भाग सांद्र HCl लेता है और 1 भाग HNO3 लेता है। और हम लोग जानते हैं एक्वारेजिया इसी से बनाया जाता है। यह सोने और प्लेटिनम जैसे धातु को भी घोलने की क्षमता रखता है। इसी विलयन में डुबाने से सोने के कंगन का वजन कम हो जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि वो विलयन और दूसरा कुछ नहीं, एक्वारेजिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण क्या है बताइए? इस्पात क्यों नहीं यूज हो रहा है? तो देखिए जवाब, तांबा उबलते या गर्म जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जलवाष्प से यानी भाप से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक है। साथ ही तांबा लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, या लोहे की मिश्रातु का भी नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यास को कंप्लीट कर लिए।